Hello students, we are going to learn about our constitution. It is the first chapter of civics of class 8. A constitution signifies independence. It establishes the main organ of the government, the legislature, the executive and the judiciary. कहता है कि हमारा संविधान क्या है। कहता है सबसे पहली बात कि हमारा संविधान जो है हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन देशों में जिस देशों का अपना संविधान है वह देश स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और दूसरी क्या बात है, ये जो संविधान है, ये संविधान जो गवर्नमेंट का 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तीनों को एस्टेब्लिश करती है, व्यवस्थित करती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये जो तीनों ऑर्गन हैं, इसका अधिकार, इसका पावर और इसकी जवाबदेही, मतलब कि क्या शक्ति है इस तीनों ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है और इसकी क्या जवाबदेही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल बतलाया जाता है। इट रेगुलेट्स द रिलेशंस बिटवीन द 3 ऑर्गन एंड ऑल्सो विद द पीपुल। और संविधान का काम क्या है कि तीनों ऑर्गन के आपस में क्या संबंध रहेंगे और तीनों ऑर्गन का जनता के बीच में क्या संबंध रहेगा, जनता से क्या संबंध रहेगा, इसको भी बतलाता है, इसको भी रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो इन्यूमरेट आवर राइट्स ड्यूटीज एज सिटीजन। और हमारा भी जो कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, इसको भी एज ए नागरिक संविधान में बतलाया जाता है कि एक नागरिक का क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है। इट कंटेन्स आवर नेशनल गोल्स सच एज डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। और राष्ट्र का क्या गोल है, क्या भविष्य में उन्होंने तय किया है मंजिल, जैसे कि प्रजातंत्र, जैसे कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ये तीनों चीज़ जो राष्ट्र का गोल है, इसके बारे में भी कहता है कि राष्ट्र का क्या क्या गोल है। तो हमारे राष्ट्र का क्या क्या गोल है? 3, लोकतंत्र, दूसरा है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद, और तीसरा है समाजवाद, सोशलिज्म। टू अचीव दिस गोल्स इट envisages various plans for implementation by the government। और इन सारे गोल को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या प्लान है, क्या नीति है, क्या योजना है, इसके बारे में भी दर्शाता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स मीनिंग एंड कंटेंट ओनली फ्रॉम द मैनर इन विच बाय whom इट इज ऑपरेटेड। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्राप्त बताता है कि कैसे ऑपरेट होगा और किसके द्वारा ऑपरेट होगा और किस तरीके से ऑपरेट होगा, लागू होगा, ये भी बतलाता है। इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इस प्रकार हमारा जो संविधान है हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इट इज आवर फोरमोस्ट ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने संविधान की इज्जत करें, हम अपने संविधान का रिस्पेक्ट करें। अब है कि मीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। कहता है रूल बुक है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई एक लाइन में बोले कि ये क्या है, तो रूल बुक है। क्या चीज़ के लिए रूल बुक है? तो सरकार कैसे देश को चलाएगी, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी एक कंट्री को चलाने में, यही रूल बुक है। दीज रूल्स और लॉज आर कॉल्ड बेसिक लॉज। और ये जो कानून है देश को चलाने के लिए, इसको बेसिक लॉ कहते हैं। These laws are superior to all laws of a country। और कहता संविधान का जो बेसिक लॉ है
यह बाकी सारे कानूनों से ऊपर है। देश के अंदर कोई भी कानून रहेगा उससे ऊपर संविधान का बेसिक लॉ रहेगा। उसके इतर मतलब उसके खिलाफ जो संविधान हमारा कहता है उसके खिलाफ कोई भी कानून बन नहीं सकता। अगर कोई कानून बनता है तो वो गलत होगा, उसको जुडिशरी के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। यही इसका मतलब हुआ। दैट इज द लॉज रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज सोर्स अकॉर्डिंग टू विच रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्निंग ऑफ ए कंट्री आर फ्रेम्ड। और कहता है कि जो भी कानून बनता है वो बनने के पहले लोग जो भी बनाने वाले बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के अंदर, वो संसद हो, विधान मंडल हो या नीचे का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पहले संविधान को देखता है कि कहीं यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप है कि नहीं। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी कन्फर्मिटी विथ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है जो भी कानून इस देश में बनेगा उसको संविधान के अनुरूप ही बनना है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली grows and evolves according to the needs, requirement and aspirations of the people and functioning institutions। और कहता है कि इसके लिए जो भी कानून हमारा संविधान में बना है उस संविधान धीरे धीरे ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, मतलब वो धीरे धीरे उसका विकास होता है। कैसे विकास होता है? तो जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे लोगों की इच्छा होती है और जिस प्रकार देश के सारे इंस्टीट्यूशन को फंक्शन करना होता है उसी की आवश्यकता के अनुसार लोगों की इच्छा अनुसार समय समय पर संविधान में बदलाव लाया जाता है, उसका ग्रो होता है। द रोल ऑफ और द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी नीड्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ए स्मूथ फंक्शनिंग। कहता कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, उसको बढ़िया से चलने के लिए कुछ कानून चाहिए, कुछ नियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल etc। कहता है उदाहरण के तौर पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। Each game has some rules according to which it is played। और जितना भी खेल है उसको खेलने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं और उसी के अनुसार वो खेल खेले जाते हैं। These rules help to define the game। और ये क्या करता है नियम? ये खेल की व्याख्या, खेल को बतलाने में मदद करता है। They also help us। और यह कानून क्या चीज़ में मदद करता है? तो ये मदद करता है डिस्टिंग्विशिंग वन गेम फ्रॉम अदर। और ये एक खेल से दूसरे खेल में क्या अंतर है इसको भी बताने में मदद करता है। तो ये रूल के बारे में बतलाया, इसका गेम में क्या महत्व है। लाइक दीज गेम्स ए सोसाइटी और कंट्री ऑल्सो नीड्स सम फंडामेंटल रूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए एक गेम की तरह, खेल की तरह समाज को भी, किसी देश को भी चाहिए कानून जिससे कि इस देश को, उस समाज को चलाया जा सके। दीज रूल्स मेक्स इट व्हाट इट इज एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज। और यह जो कानून है वो कहता है कि यह जो देश है या जो समाज है वो कैसा है और दूसरे समाज से अलग कैसे है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर जो देश हैं उनको अपना संविधान है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंट। और इसलिए भारत में, अपने देश में, अपना जो प्रजातांत्रिक देश है, इसमें जो संविधान है इसका और भी महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्यों चाहा गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका क्या कारण है। पहला कारण है इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहता है जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ के लोग, वहाँ की जनता सरकार के कार्यकलाप में
सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गवर्नमेंट्स पावर, सिटीजन्स राइट आर क्लियरली डिफाइंड। और यह कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सरकार की शक्तियां और वहाँ की जनता का अधिकार दोनों को साफ साफ दर्शाया जाता है, साफ साफ उसकी व्याख्या की जाती है, साफ साफ उसके बारे में लिखा जाता है। इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स राइट एंड दस सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ सिटीजन। और इसलिए ये क्या करता है कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज नहीं करे और जनता के राइट को बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। अब दूसरा कारण, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर ए डॉक्यूमेंट बट इट इज लिविंग डॉक्यूमेंट। अब कहता है यह जो एक संविधान सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग मतलब जीवंत। This means that it constantly grows and evolves according to the needs, requirement and aspirations of the people of the country. जैसे हम लोग पहले चर्चा की इस पर कि यह हमेशा ग्रो करते रहता है, विकास होते रहता है, नए नए रूप में आते रहता है। क्यों? इसलिए इसको लिविंग कहा गया है, क्योंकि जो भी सरकार की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है जनता की, उसकी जो इच्छा होती है, उसके अनुसार जो लॉ बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, विधायिका हैं, वो कानून में, संविधान में समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट एज ए सिटीजन्स। और ये कुछ कुछ आदर्श भी तय करता है, इस संविधान में लिखा रहता है कि देश की जनता जैसा देश चाहती है, उस आदर्श को भी इस संविधान में दर्शाया जाता है, उसको भी लिखा जाता है। दैट इज इट टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और इस कारण जो संविधान है उस देश का क्या मूल स्वरूप है, क्या मूल नेचर है उस समाज का, इसके बारे में दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी एडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। कहता है जैसे आज़ादी के बाद हमने जिस संविधान को अपनाया वह हमारे आदर्श को दर्शाता है। सिमिलरली नेपाल एडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू असर द न्यू सोसाइटी व्हेन इट मूव्ड फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहता है कि उसी प्रकार हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, वह जो नया संविधान एडॉप्ट किया है, जो लागू किया है, जो संविधान को अपनाया है, नए संविधान को, वह बतलाता है कि कैसे वहाँ जो मोनार्की गवर्नमेंट था, जो राजशाही सरकार थी नेपाल में, उससे कैसे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में बदलाव आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है, जिसको नया संविधान को वहाँ की जनता ने, वहाँ की सरकार ने स्वीकार किया है। ए कंट्री इज यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपुल। द कॉन्स्टिट्यूशन helps serve as a set of rules and principles that all person in the country can agree upon। और कहता है कोई भी देश अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों, अलग अलग समूहों से निर्मित होता है और संविधान से मदद करता है कि ऐसा कानून बने कि जितने भी सोसाइटी के समूह हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोग हैं अलग अलग विचारों के, सब उस संविधान पर एग्री करें। Constitution defines the nature of a country's political system। इसके अलावा संविधान यह भी बतलाता है कि उस देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक पद्धति क्या है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हम लोग के जगह पर उस जवाबदेही का उपयोग करता है। बट ऑफन दे मिसयूज द अथॉरिटी। कभी कभी ये हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं इस पावर का जो कि संविधान ने दिया है जनता के द्वारा, उसका मिसयूज भी करते हैं, उसका दुरुपयोग भी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स।
और हमारे संविधान में इसकी भी व्यवस्था है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करें तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे उससे सुरक्षा की जाए। फॉर एग्जाम्पल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स। उदाहरण के तौर पर हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक दिया है, समानता का अधिकार दिया है। अकॉर्डिंग टू इट, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जाति का अधिकार हो, आधार हो, धर्म का आधार हो, रेस का आधार हो, लिंग का आधार हो या जन्म स्थान का आधार हो। द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जनता का, उसमें यह जो एक महत्वपूर्ण है, कौन? राइट ऑफ इक्वलिटी। इफ देयर वेर नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे कुड मिसयूज देयर ऑथोरिटी। अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा जनप्रतिनिधियों के ऊपर में, तो वे अपने पावर का मिसयूज करेंगे। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपुल और ग्रुप। कहता है दूसरा चीज और है कि समाज में कोई ग्रुप ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है। संविधान यह भी करता है कि कोई ताकतवर ग्रुप कमजोर ग्रुप पर किसी प्रकार का दबाव न बनाए, दुराचार न करे। इट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनीथिंग दैट द रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। कहता है संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि जो मेजोरिटी के लिए कानून है, जो अवसर है, जो व्यवस्था है, वो माइनॉरिटी के लिए भी रहे, उससे उसको वंचित नहीं किया जाए। इसलिए संविधान बहुत ही आवश्यक है। इट प्रिवेंट्स बोथ द इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशंस। कहता है ये इंटर कम्युनिटी बोलता है, एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में कोई वर्चस्व ना हो, और इंट्रा कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी के अंदर भी अगर दो चार ग्रुप है, वो भी एक दूसरे के ऊपर कोई मनमानी ना करे, कोई दबाव न बनाए। इसके लिए भी संविधान व्यवस्था रहती है। समटाइम्स वी टेक सर्टेन डिसीजंस दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लार्ज इंटरेस्ट। और कभी कभी हमको ऐसा भी निर्णय लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हो, बड़े इंटरेस्ट के खिलाफ हो। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस सिचुएशन। और इस स्थिति से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, रेड टेपिज्म इन डिले इन डिसीजन मेकिंग, मेनी पीपल मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द सिस्टम राइट। और जब देश में कभी कभी समस्या आती है, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, या कोई डिसीजन को जल्दी नहीं होने में लेट होता है, तो जनता सोचने लगती है कि इससे बेहतर, डेमोक्रेसी से बेहतर क्या है कि हाँ कोई डिक्टेटर होता और सारी चीज़ को सही कर देता। बट इन रियलिटी द डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। लेकिन अंत में क्या होता है, जो तानाशाही पद्धति है, हमारा जो गोल है, हमारा जो इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ जाती है। इसलिए क्या होता है, एज ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच स्ट्रीम्स ऑफ पीपुल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और उसी संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर जनता भी चाहे ऐसा, तो संविधान का जो मूल स्वरूप है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। और इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो ऊपर जितने फीचर्स आपने जाना, ये संविधान की आवश्यकता का मतलब है कि संविधान की आवश्यकता क्यों थी, क्या कारण था कि संविधान अपने देश को चाहिए, दुनिया के किसी देश को चाहिए। अब है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपने देश में जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है, इस पर चर्चा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीमेबल। हमारे संविधान में सबसे पहले शुरुआत क्या चीज़ से होती है, प्रस्तावना से। ए प्रीमेबल मीन्स एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन। प्रीमेबल प्रस्तावना है, वो क्या है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, परिचय है संविधान का। इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे देश का क्या आदर्श है और क्या मूल सिद्धांत है, इसको दर्शाया गया है प्रीमेबल में।
प्रस्तावना में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अचीव दीज आइडियल्स, और हमारा जो संविधान है वह इन सारी चीज़ों को अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहले विशेषता जो है आपने जाना कि पहले प्रस्तावना है, अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू होता है। अब है कि एक डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो संविधान है वो लिखित संविधान है और बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा कहा गया है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई भी रिटन संविधान है ही नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। No other constitution has gone into such minute details of as the Indian Constitution। और भारतीय संविधान के ऐसा बारीकी से कोई भी संविधान नहीं लिखा गया है दुनिया में। ओरिजिनली इट वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब शुरू में आया था मूल संविधान, शुरू में आज़ादी के बाद, तो इसमें 22 हिस्से थे, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेटर ऑन 4 मोर शेड्यूल्स वेयर एडेड टू इट, और बाद में 4 इसमें शेड्यूल जोड़ा गया। इट इलेबरेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, बट ऑल्सो गिव डिटेल्स ऑन सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव्स और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शन सीटीसी। ये सिर्फ केंद्र में, राज्य में और लोकल आधार पर गवर्नमेंट के बारे में नहीं बतलाता, बल्कि बतलाता है कि नागरिकता क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। मतलब हमारे जो संविधान हैं उसको आगे इवॉल्व करने के लिए, आगे कानून बनाने के लिए, आगे चलने के लिए क्या रास्ता बतलाया गया, उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं। यूनियन स्टेट का रिलेशन क्या होगा, चुनाव कैसे होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वांट एनी पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वेग और अनक्लियर। जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे संविधान में कोई ऐसा हिस्सा हो जो बिल्कुल भेग हो, जहाँ कोई ऐसा मतलब स्पष्ट नहीं हो, समझ गए, ऐसा नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने इतना डिटेल्स में इस संविधान को बनाया। प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट्स, हमारे संविधान में संविधान के संशोधन का भी प्रावधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इसीलिए कहा जाता है दैट इज इट इज़ चेंजेबल। क्यों? ये समय समय पर आवश्यकता अनुसार चेंज होता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। इसकी चर्चा हम 2 बार कर चुके हैं कि ये संविधान हमेशा विकास करते रहता है। क्यों? कि पीपल की जो आवश्यकता होती है, जो उसका इच्छा होती है, उसके अनुसार ये संविधान को हम लोग बदलते हैं। लेकिन इसकी मूल भावना से हम लोग कहीं भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये करने की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। In the Constitution itself, a procedure has been laid down by which changes can be brought about। और संविधान में जो अमेंडमेंट्स है उसके बारे में पूरा विस्तार से बतलाया गया है कि संविधान में अमेंडमेंट्स कैसे हो सकता है, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, इसमें संसद का क्या रोल रहेगा, कौन सा कानून होगा जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल रहेगा, ये सारा चीज़ में दिया गया है। सच चेंजेस आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स, और यही जो बदलाव आता है इसी को अमेंडमेंट्स बोलते हैं। दीज अमेंडमेंट्स आर मेड टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज दैट अराइजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये अमेंडमेंट्स क्यों किया जाता है? समय समय पर जो देश को चलाने में, आगे बढ़ाने में जो दिक्कत होती है, तो इसके लिए इसको बदलाव किया जाता है संविधान में। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो अपना जो देश है वो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। 3 शब्द है, तीनों शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सॉवरेन का मतलब होता है कि बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब कि कोई भी दूसरा देश, सार्वभौमिक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब सोल पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपकी सरकार में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल किसी से गाइड, किसी दूसरे देश से गाइड नहीं हो सकता है, इस पर किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। दिस मीन्स दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब बाहरी दबाव से, बाहरी कंट्रोल से बिल्कुल फ्री है। इट कैन फ्रेम इट्स ओन पॉलिसीज, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा अधिकार देता है कि अपना देश अपना कानून, अपना नीति खुद निर्धारित कर सकता है। इस पर किसी दूसरे देश का, कोई बाहरी तत्व का, कोई बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं चलेगा।
इट कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी अदर फॉरेन कंट्री, और किसी भी विदेशी देश के द्वारा ये डिक्टेट नहीं किया जा सकता है। इंडिया है जे डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब जनता का पावर है। पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और कहा था वैश्य मताधिकार के द्वारा हर लेवल पर चुनाव होता है, क्योंकि अपने देश में डेमोक्रेसी है। इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक, दिस मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड होगा, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हमारे देश में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक भी है। आवर प्रेसिडेंट इज नॉट हायरकी हेरिडेटरी रूलर लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, और हमारे देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ये किसी जन्म के आधार पर, हेरिडेटरी के आधार पर, वंशानुगत ब्रिटिश मोनार्क की तरह नहीं है। इसलिए हमारा देश कैसा है, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सॉवरेन का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है, हाँ, किसी देश का संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता संपन्न है, सारी शक्ति अपने देश में अपने संविधान में है और अपने देश में निहित है। डेमोक्रेटिक है मतलब कि लोकतांत्रिक देश है। सबसे पावरफुल कौन है, जनता। जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे वे जनता के द्वारा चुने जाएंगे, और वो भी कैसा मताधिकार, जो देश के सारे लोगों को बिना भेदभाव का मिला हुआ है। और तीसरा चीज़ क्या है, रिपब्लिक है, मतलब जो स्टेट का हेड होगा वो चुना हुआ होगा, उसका चुनाव होगा। अपने देश में हमारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, माननीय राष्ट्रपति, और उनका चुनाव हमारे द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। ये सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री है। दूसरा क्या है विशेषता अपने संविधान का, ये संविधान जो है वो कहता है कि अपना देश एक सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री होगा। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, मतलब सब लोगों को एक रूप अवसर मिलेगा विकास करने का। और दूसरा क्या होगा, सेकुलर होगा, मतलब सेकुलर का मतलब होता है कि हमारा देश जो है वहाँ किसी खास धर्म का स्टेट बढ़ावा नहीं देगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष होगा। द प्रीमेबल डिक्लेयर दैट इंडिया इज ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री, और जो प्रस्तावना है अपने संविधान का वो कहता है कि भारत कैसा देश होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश होगा। डेमोक्रेसी विद द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी टू इट्स सिटीजन्स, और जो लोगों को मत देने का अधिकार है सब लोगों को, वो लोगों के बीच समानता का अधिकार, इक्वलिटी, बराबरी का दर्जा देता है सारे सिटीजन को, सारे नागरिक को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ प्रोविजन टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी इन इंडिया। और दूसरा क्या है सोशलिस्ट के कारण कि सभी लोगों को, समाज का हर आदमी विकास करे, समझ गए, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी मिले, और दूसरा उसको सामाजिक और आर्थिक बराबरी का दर्जा भी मिले, समान अवसर मिले। इट प्रिवेंट्स सोशल इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और एजुकेशन। और किसी प्रकार का भेदभाव से संविधान हमारा मना करता है, किसी प्रकार के शोषण से मना करता है। इट हैज़ ऑल्सो प्रोविजंस टू बैरिज द गैप ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी बिटवीन पीपुल। और संविधान हमारा यह भी कहता है कि लोगों के बीच जो गैर बराबरी का दर्जा है आर्थिक रूप से, उसको भी ख़त्म किया जाए, उसको भी भरा जाए। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ लैंड। कहता है कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर देश के नागरिक जो भी धार्मिक विश्वास को रखते हैं, लेकिन कानून के सामने वो सब बराबर हैं। द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। और देश किसी भी रिलीजन को अपने रिलीजन के तौर पर नहीं प्रमोट कर सकता है, नहीं उसको हेल्प कर सकता है, नहीं उसके विकास में मदद कर सकता है। इन द अदर वर्ड, गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम सच पॉलिसीज दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। और देश की सरकार वैसा कानून नहीं बना सकती है तो देश के अंदर विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच में कोई भेदभाव पैदा करे, कोई अंतर पैदा करे। फेडरलिज्म,
अब दूसरा जो है महत्वपूर्ण चीज वो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेट अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल मतलब बहुत सारे राज्य को मिलके एक केंद्र शासित केंद्र सिस्टम गवर्नमेंट का, सरकार का। कैसा गवर्नमेंट? जो ढेर सारे राज्य मिलके और एक केंद्रित सरकार। दिस इज ए सिस्टम इन विच देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसमें क्या होता है? विभिन्न लेवल पर सरकार होती थी। पहला है इंडिया हैज गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, एक केंद्र के लेवल में सरकार है, एट द स्टेट लेवल। और दूसरा कहाँ है? स्टेट लेवल में सरकार। इट हैज ऑल्सो गवर्नमेंट द लोकल लेवल। और उसके बाद तीसरा जो है लोकल लेवल, जिसको पंचायत बोलते हैं, जिसको नगर पालिका बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। अपना देश बहुत बड़ा है। दुनिया में जनसंख्या के आधार पर यह चीन के बाद दूसरा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में ये 7वां देश है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री फ्रॉम वन सेंटर। और ये बड़ा मुश्किल होता कि सिर्फ केंद्र के लेवल पर सरकार चलाई जाता, मैंने सारा प्रशासन को चलाया जाता। दैट इज वाई बिसाइड द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। और इसलिए केंद्र के अलावे राज्य के स्तर पर भी सरकारें हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the powers of the central and the state government in different list of subjects। और इसलिए हमारा जो संविधान है वह केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का जो अधिकार है उसको अलग अलग लिस्ट में, सब्जेक्ट लिस्ट मैंने विषय का जो लिस्ट सूची है उसमें दर्शाया है। दीज लिस्ट आर कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और कानून बनाने के लिए 3 प्रकार के विषय हैं, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जिस पर केंद्र ही कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, द कंकरेंट लिस्ट जिस पर कि दोनों केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों कानून बना सकता है। लेकिन जब 2 कानून एक साथ आएंगे तो जो केंद्र का कानून आएगा वो ऊपर होगा और वही मान्य होगा। अब अगला क्या है? दीज लिस्ट clearly mention the subject on which the central and state government can pass laws। और कहता है इसमें अलग अलग क्लियर बना हुआ किस किस सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसी को जो पावर है सेंट्रल और स्टेट का, उसका डिवीजन कहा जाता है। वी हैव स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स इन प्रीवियस क्लास। और पिछले क्लास हम इसके बारे में पढ़े हैं। The Constitution also specifies where each tier of the government can get the money from to meet its responsibilities। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, कहाँ से उनको धन मिलेगा ये सारी जवाबदेही को पूरा करने के लिए। अंडर फेडरलिज्म लाइक द सेंटर द स्टेट ऑल्सो ड्रॉ दियर अथॉरिटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे संविधान से शक्ति मिलती है केंद्र सरकार को, उसी ढंग से स्टेट गवर्नमेंट को भी संविधान से ही शक्ति मिलती है। ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज फॉर पीपुल ऑफ द कंट्री। और हर लेवल पर जो सरकारें होती हैं, चाहे केंद्र लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या जो लोकल लेवल पर हो, वो जनता के विकास के लिए, जनता के लिए कानून बनाती है। अब अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे संविधान की क्या विशेषता है? तो इसने संसदीय, मतलब जो सरकार का प्रकार है डेमोक्रेसी में, उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको अपनाया है। द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड पार्लियामेंट और द सांसद। जो विधायिका है केंद्र में उसको हम लोग पार्लियामेंट या सांसद करते हैं। इंडिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। समझ गए? संसद के द्वारा यहाँ सरकार बनती है, संसद का चुनाव होता है, उसी के द्वारा होता है। संसदीय प्रणाली है। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या है कि संसद जो होता है वो सुप्रीम होता है और अपने देश के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो जनता हैं,
उनका प्रतिनिधित्व करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। ये यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइजी है उसी को सफरेज बोलते हैं, जो सब लोगों को वोट देने का, सारे वयस्क लोगों को जो मत देने का अधिकार है, ये है। कहाँ है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी। दैट इज द पीपुल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसलिए देश की जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का सीधे तौर पर अधिकार है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपुल। और जो प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, और हमारे प्रति सीधे उनकी जवाबदेही बनती है और जवाबदेह होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। अब अगला क्या है? अधिकार का जो शक्ति है उसका वर्गीकरण है। समझ गए? सेपरेशन अलग अलग है, किसका किसका क्या पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे संविधान के अनुसार सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी न्यायपालिका। लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर कौन? विधायिका होते हैं, जो कि हमारे चुने प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, और वो कानून बनाते हैं। इट इज़ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और हमारी जनसंख्या बहुत है, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों की जनसंख्या कम है जो कि कानून बनाती है। द जुडिशरी रेफर द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स द लॉज। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है? न्यायपालिका जो कानून बनता है उसकी व्याख्या करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिफाइंस द पावर्स ऑफ इच ऑर्गेन। और जो संविधान है वो सारे ऑर्गेन के अधिकार को ही नहीं दर्शाया, बल्कि इट डिमार्केट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच। इसने सब लोगों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। ईच ऑर्गेन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर। और एक जो अंग है दूसरे ऊपर चेक करता है, दूसरे के ऊपर रोक रखता है कि वो गलत ना कर सके। ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर अमंग ऑल दिस 3 ऑर्गेन्स। और ये तीनों जो ऑर्गेन है किसका? सरकार का। तो इसका कैसे आपस में बैलेंस हो, समन्वय हो, संतुलन हो, इसका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, उसमें दर्शाता है। तो अभी तक हम जो पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की क्या क्या खासियत है। अब ये फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो फंडामेंटल राइट में राइट ऑफ इक्वलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसमें फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के हैं। उसमें राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, जो भी है 6 फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।